Welcome to Kicks Super Silver. Very important 25 questions on current affairs for UPSC and other competitive exams. चलो दोस्तों देखते हैं फिर से एक बार 25 questions. Question number 1. Dr. Somaiya Swaminathan, chief scientist of WHO, has said India seems to be entering a stage of endemicity of COVID-19. What it connotes? इसका मतलब क्या होता है? 1. Prevalence of virus in future. 2. High transmission of virus. 3. Mass immunity to disease. आंसर देख लेते दोस्तों. आंसर इज अ डी 1 and 3 है ना. प्रिवेलेंस यानी कंटिन्यू रहेगा ये वायरस इंडिया में अभी, और मास इम्यूनिटी इन जनरल आ गई है डिसीज के बारे में. इन जनरल जो फैटलिस्टिक एलिमेंट था वो अभी नहीं रहेगा, दैट इज अ एंडेमिसिटी. देख लेते क्या है एग्जैक्टली. लो टू मॉडरेट लेवल ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा है ना, प्रेजेंट ऑल टाइम रहेगा ऐसा कहते हैं, दैट इज एंडेमिक फिनोमेना है ना. एनिमल रिजर्वायर है इसका, इसी वजह से. यदि सपोज टू बी ये ह्यूमन टू ह्यूमन रहता ट्रांसमिशन का, तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग में अपनी एक इम्यूनिटी आ गई है, तो उसके वजह से जो है ये शायद खत्म हो गया रहता. लेकिन इसका एनिमल रिजर्वायर है, बैट इन जनरल कहा जाता है, फ्लाइंग बैट ये एनिमल रिजर्वायर है, और इसी वजह से इसकी कंटिन्यूटी रहेगी. फिर भी वैक्सीनेशन और एक हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होने की वजह से डिसीज जो है वो कोई उतने हाई इन्फेक्शियस लेवल पर नहीं हो रहा है. एंडेमिसिटी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है यदि कितनी ट्रांसमिशन एबिलिटी है उसकी और म्यूटेशन की एबिलिटी है, दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ता है तब एंडेमिसिटी कंफर्म हो सकती है. और वैक्सीनेशन यदि ज्यादा से ज्यादा हो गया, यदि बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया, 100% वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीन में कुछ इंप्रूवमेंट्स हो गए जिसकी इफिकेसी बढ़ गई, तो शायद ये जो है एंडेमिसिटी जो है ये इशू भी नहीं रहेगा. सेकंड क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अंडर द इंडियाज प्रेसिडेंसी. कब प्रेसिडेंसी थी? अगस्त के लिए थी, ध्यान में रखो. हाँ, अगस्त के लिए प्रेसिडेंसी थी है ना. अ रिजोल्यूशन दैट अफगानिस्तान टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड टू थ्रेटन और अटैक एनी नेशन, शेल्टर और ट्रेन टेररिस्ट. कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स इन दिस रिगार्ड. समझ में आया ना दोस्तों कि एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन पास किया गया अफगान टेरिटोरी के बारे में. उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो है फैक्ट्स है, स्टेटमेंट्स है. फर्स्ट, चाइना एंड रशिया वी आर वोटेड फॉर रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन के फेवर में चाइना और रशिया ने वोटिंग किया. सेकंड, रिजोल्यूशन डिक्लेयर्ड तालिबान एज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप. तालिबान को इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया. ये सेकंड स्टेटमेंट है. देख लेते विच इज करेक्ट. सो नन ऑफ द है ना, दिस टू दोनों गलत है. ठीक है, तो देख लेते क्या इशू है. रिसेंटली न्यूज अडॉप्ट कर दिया रिजोल्यूशन, और उस रिजोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे दिया भाई तालिबान को एज अ स्टेट एक्टर इन अफगानिस्तान. देख सकते हैं इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस एट द ग्लोबल लेवल क्या गिर सकते हैं, क्योंकि एक नॉन स्टेट टेररिस्ट एंटिटी है, उसको डिफैक्टो रिकॉग्निशन ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इसमें दे दिया है. अब ये देखना यह है दोस्तों कि वर्ल्ड में नॉन स्टेट एक्टर्स जो है या फिर मिलिट्री जुंटास है वो अपना रिकॉग्निशन चाहते हैं, जैसे म्यांमार में भी हम देखते हैं, तो इसका असर फ्यूचर में गिर सकता है कि ये सोचने वाली बात है. अब रिजोल्यूशन किसने स्पॉन्सर किया था? फ्रांस, यूके और यूएस. 13 वर्सेस नन ये एक्सेप्ट कर लिया गया है. चाइना और रशिया absent थे, तो रिजोल्यूशन में कोई लेना देना नहीं थे. व्हाई दे वर बीइंग absent? because both were having allegation that United States role was completely mismanaging the whole Afghan scenario. ये एलिगेशन था और इसीलिए दोनों नहीं रहे है ना. रिजोल्यूशन में तालिबान 5 बार आया, जिक्र आया, लेकिन एक भी बार तालिबान को कंडेम नहीं किया, तो ये डिफेक्टो रिकॉग्निशन ही था. साथ में इट नोटेड द तालिबान्स कमिटमेंट अबाउट द सेफ, सिक्योर एंड ऑर्डरली डिपार्चर ऑफ द अफगान एंड ऑल फॉरेन नेशनल फ्रॉम अफगानिस्तान. ये कहा गया है, अफगानिस्तान में तालिबान पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इम्पोज की है. स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग ह्यूमैनिटेरियन एसेस, अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स, रीचिंग एंड इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट, कॉम्बैटिंग टेररिज्म है ना. ये इश्यूज भी ये रिजोल्यूशन में हो गए, लेकिन डायरेक्टली तालिबान पर कोई हिट
नहीं हुआ, है ना। इट डिड नॉट स्पेल्ड अबाउट एनी प्रोविजन टू पनिश द तालिबान। तालिबान को बोला गया दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन इफ द तालिबान इज फेल्ड, है ना, तो कहीं प्रोविजन नहीं कि उसके पनिशमेंट कुछ है, प्रोविजन है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो तालिबान को खुली छूट मिल गई है। थर्ड क्वेश्चन, consider the following statement with regard to the monsoon regions of India. First sentence, Central India is a core monsoon zone. Second, Central India is a rain-fed agriculture region. Answer is a C. Both of these statements are correct. दोस्तों न्यूज में इसलिए आया है कि 1901 से लेके अभी 7वीं बार जो है ये अगस्त ड्राइस्ट अगस्त माना गया, बहुत ही कम बारिश गिर गई, है ना। रेनफॉल इज 24% बिलो द नॉर्मल। सेंट्रल इंडिया ये जो पार्ट है, ये एरिया आप देख रहे हो, सेंट्रल इंडिया जो है इट रिसीव्स ओनली 60%। ये एश्योर्ड रेनफॉल का एरिया है दोस्तों, ध्यान में। लॉन्ग रेंज पीरियड का एवरेज जो है सिर्फ 60% इसको अवेलेबल हुआ। रीजन क्या है कि यहाँ से जो टाइफून जो फॉर्म होते थे वेस्ट पैसिफिक ओशियन में, है ना, मानसून के वक्त, यानी इधर से जो आते थे ऐसे और यूं मूव होते थे, है ना, ये ऐसे मूव हुए ही नहीं, ये कहीं तो भी इधर ही भाग गए, है ना, दूसरे तरफ चले गए, इधर मुड़ गए उधर दूसरे तरफ, और दैट इज अ मेजर रीजन कि बारिश यहाँ पे इंडिया में नहीं गिरी। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, गोवा बिकेम अ फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री वाटर टू पब्लिक। Second, Goa provide this facility under the Union government's flagship program Jal Jeevan Mission. Answer देख लेते हैं। Answer is A. 1. गोवा ये पहला राज्य है जिसने अपने राज्य के पब्लिक को फ्री वाटर कर दिया गया है, फ्री टैप वाटर, है ना। लेकिन ये फ्लैगशिप प्रोग्राम का कोई हिस्सा नहीं है, तो कौन सा हिस्सा है देख लेते हैं। और जल जीवन मिशन में क्यों नहीं था, क्या है देख लेते हैं। सी, जल जीवन मिशन क्या है, इट्स फॉर द रूरल एरिया, है ना। तो ऑब्वियसली अब पूरे राज्य के लिए दे रहे तो उसमें अर्बन एरिया भी आ गया, तो ये उस मिशन से कोई लेना देना नहीं है। अब जल जीवन मिशन क्या करते हैं, हाउस होल्ड रूरल एरिया को एश्योर टैप वाटर के लिए कोशिश करती है। अब रूरल एरिया में 100% रूरल हाउस होल्ड जो है टैप वाटर जो है कंप्लीट हो गए प्रोजेक्ट्स, तो उसमें गोवा है, तेलंगाना है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, पुडुचेरी है, दादरा एंड नगर हवेली है, ये पहले रहे राज्य, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, इसमें गोवा भी है। लेकिन अभी का जो विधान है गोवा का वो अर्बन एरिया के लिए भी है, इसलिए जल जीवन मिशन का ये पार्ट नहीं है। ये न्यूज में क्यों आया, तो 1 सितंबर 2021 में सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर, यानी पानी बचाओ, किस चीज के लिए, आपको फ्री वाटर चाहिए, तो ये स्कीम जो है गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसके तहत प्रॉमिस किया है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फ्री वाटर, टैप वाटर ऑफ अप टू 16,000 लीटर्स पर हाउस होल्ड पर मंथ। एक महीने में 16,000 लीटर पानी मिलेगा एक घर को, बराबर, उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। अब खास बात यह है कि बिजनेस जो है, स्मॉल बिजनेस और रेस्टोरेंट, इसको भी ये नेट में लाने के लिए these small business and restaurant were converted, transferred from the industrial category to the commercial category, है ना। अब इसके वजह से जो 60% हाउस होल्ड है जो अपने गोवा के, उनको ये जीरो बिल में लाया गया है। अराउंड 60% पॉपुलेशन विल कैटर दिस बेनिफिट। अब ये अनाउंसमेंट क्यों किया गया, तो ये 15 अगस्त को अनाउंसमेंट कर दिया गया था। गोवा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर ऑनरेबल प्रमोद सावंत साहब जो है उन्होंने किया था। ये खास बात है कि देखो इट इज अ पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉपुलिस्ट पॉलिसी है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी जो है, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि भाई हम गोवा में यदि जीत के आ गए तो हम 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे। वैसे भी दिल्ली में काफी कुछ फ्री है ना, एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी ये गरीबों के लिए फ्री है। तो ये देखते हुए ये पॉपुलिस्ट पॉलिसी है। फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following crop identified as a primary crop for Kargil district of the Ladakh Union Territory under one district one crop program, है ना। बार्ली है, एप्रिकॉट है, सी बकथॉर्न है या एप्पल है, देख लेते हैं, है ना। अब ये चारों के चारों यहाँ पे होते हैं ना। आंसर कौन सा है, आंसर इज एप्रिकॉट। चारों के चारों होते हैं कारगिल डिस्ट्रिक्ट में।
तो ये जो है डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी क्रॉप डिक्लेयर कर दिया गया है, वो एप्रिकॉट है ये प्रोग्राम के तहत। देख लेते हैं, है ना, पहली बार हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 35 ईयर्स कारगिल एक्सपोर्टेड एप्रिकॉट जो है 35 साल बाद अभी ये हो गया है। इसको 1986 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द कॉडलिंग मॉथ जो है ये इस पर गिर जाता है और ये स्प्रेड हो सकता है, इसलिए ये बैन कर दिया गया था, है ना। अभी ये पहली बार रिलीज हो गया है और कारगिल के जो फार्मर्स है उसके लिए एक एक्सपोर्टिंग जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल हो गई है ना। ये जो है कॉडलिंग मॉथ ये सिर्फ फ्रूट पर ग्रो होता है ना, और इसी वजह से जो है यहाँ पे फ्रूट्स जो है, बाकी भी फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल भी होता है, लेकिन ये सिर्फ लोकल कंजम्पशन के लिए होता है क्योंकि ये फ्रूट पर ग्रो होने की वजह से इस पर एक्सपोर्ट पर बैन है। अभी देखो वीट और बार्ली भी ये जो है कारगिल का ट्रेडिशनल यानी लद्दाख का ट्रेडिशनल सीरियल क्रॉप है। साथ में सी बकथॉर्न जो है ये विटामिन से रिच है, ये भी यहाँ पे होता है। एप्पल भी जो है एक्सपोर्ट नहीं किए जाते थे अभी, लेकिन ये हो जाने के एप्रिकॉट को ये फैसिलिटी मिलने की वजह से अभी ये भी एक्सपोर्ट होने के दायरे में आ सकता है। अब 6th क्वेश्चन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे फर्स्ट ओनली फुल्ली फंक्शनल एंड ऑपरेशनल माउंटेन रेलवे इन इंडिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, थर्ड टोटल लेंथ इज लेस देन 100 किलोमीटर। आंसर देख लेते हैं, आंसर इज अ सी 2 and 3, यूनेस्को हेरिटेज साइट है और टोटल लेंथ ये 100 किलोमीटर से कम है। अब देखो ओनली फंक्शनल फुल्ली फंक्शनल एंड ऑपरेशनल माउंटेन रेलवे इन इंडिया ये नहीं है, तो इंडिया में और भी रेलवेज है क्या वगैरह हम देख लेते हैं। देखो इंडिया में माउंटेन रेलवेज कितनी है, दार्जिलिंग है जो अभी हम देख रहे हैं, फुटहिल्स ऑफ हिमालय इन वेस्ट बंगाल, कालका शिमला रेलवे ये भी फंक्शनल है, हिमालयन फुटहिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, माथेरान है महाराष्ट्र में, और नीलगिरी माउंटेन रेलवे है तमिलनाडु में। यानी 4 जो है ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है ना। पॉपुलर है ये देखो, दार्जिलिंग रेलवे जो है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन करके पॉपुलर है, और ये जो है इसको यूनेस्को हेरिटेज मिला था 1999 में। इसकी लेंथ देखो, लेंथ 87.48 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर से कम है, और ये किसको जोड़ती है तो न्यू जयपालगुड़ी विद दार्जिलिंग। ये देखो न्यू जयपालगुड़ी यहाँ मैप में आप देखते हो, और दार्जिलिंग टोटल अराउंड 12 स्टेशन जो है बीच में आते हैं, ये सभी 12 स्टेशन बीच में आते हैं, और काफी जो है सीनरिक जर्नी है ये, है ना। अब यहाँ पे है कुछ लोग जो है गवर्नमेंट ने प्लान बनाया इसका मोनेटाइजेशन का, यानी प्राइवेट पर्सन को हैंडओवर करने का, तो वहां के जो लोकल पर्सन्स है उन्होंने एजिटेशन किया है, इसलिए ये न्यूज में आ गई है। 7th क्वेश्चन इज डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्टो बैलोन, स्टीवन मुंशी, डॉक्टर फिरदौसी कादिरी, ये सब है ना। देख लेते हैं हम एग्जैक्टली आंसर ही क्या है वो देख लेते हैं। सो आंसर इज ए रिलेटेड एरियाज, और ये आंसर इज ए मोहम्मद अमजद साकिब जो है माइक्रो फाइनेंस, रॉबर्टो बैलोन जो है कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट, स्टीवन मुंशी ह्यूमैनिटेरियन वर्क, और डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो है वैक्सीन रिसर्च, है ना। ये सभी चारों के चारों कौन से मैगसेसे अवार्डीज है, देख लेते हैं। ये देखो 5 एक्चुअली रिसिपिएंट्स हैं मैगसेसे अवार्डी के, 4 पर्सन है और एक इंस्टीट्यूशन है। रिगार्डेड एज अ एशियन वर्जन ऑफ अ नोबेल प्राइज है। देखो फिरदौसी कादरी जो है मैडम है, ये वैक्सीन रिसर्च में बांग्लादेश में वर्क करती है, डेडिकेटेडली वर्क करती है, और डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब जो है वो माइक्रो फाइनेंस में रिवोल्यूशन ला लिया उन्होंने पाकिस्तान में। रॉबर्टो बैलोन जो है, रॉबर्टो बैलोन ये कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट है फिलीपाइंस में, और साथ में फिशरमैन भी है, इन्होंने जो है इकोसिस्टम को संवारने के लिए काफी काम किया है। स्टीवन मुंशी ने ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है अमेरिका का वहां पे वर्क किया है, और ये वॉचडॉग यह है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्री मेकर है, और जिन्होंने जो है जो अनचार्टर्ड एरियाज है, जो अनफोकस्ड एरियाज है लेकिन क्रिटिकल एरियाज है, वो एरियाज पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाई, इंडोनेशिया से ये बिलोंग करते हैं। 8th क्वेश्चन,
output from the India's all core sectors grew with aggregate growth by 9.4% in July 2021. Which of the core sector or sector shown a declining output? यानी कोर सेक्टर ग्रो हो गया है 9.4% से, लेकिन कुछ कोर सेक्टर्स नहीं होंगे, तो कौन सा कोर सेक्टर है जो डिक्लाइनिंग आउटपुट शो करता है? आंसर इज ए, ओनली क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है अकेला है जिसका डिक्लाइनिंग आउटपुट है। ये देखिए क्रूड ऑयल का डिक्लाइनिंग आउटपुट है 3.2% से, बाकी सब अच्छे ग्रोथ हो गए हैं। फर्टिलाइजर में कुछ खास ग्रोथ नहीं हो गई, बहुत ही कम ग्रोथ हुई। सबसे बढ़िया जो है वो सीमेंट प्रोडक्शन में ग्रोथ हो गई है, और उसके बाद नेचुरल गैस, उसके बाद कोल है, बाद में स्टील, इलेक्ट्रिसिटी का नंबर आता है ना। अब ये जो है ग्रोथ क्यों हो गई? देयर आर टू रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज अ लो बेस फ्रॉम द लास्ट जुलाई। पिछले जुलाई में ग्रोथ कम थी व्हेन द आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड 7.6%। तो लो बेस ये एक एडवांटेज है जिसकी वजह से अभी ग्रोथ ज्यादा दिख रही है। और सम अफर्मेटिव गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में वर्क किया है, इसकी वजह से हमें कोर सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है। 9th question, Indian Railway is the largest electricity consumer in India, third largest diesel consumer in India, fifth largest solar power consumer in India. आंसर देख लेते हैं। आंसर इज अ सी, 1 and 2 largest electricity consumer in India, third largest diesel consumer in India, fifth largest solar power से लेना देना नहीं है। Recently there is a report riding sunbeams in India prepared by the environmental organization Delhi based climate trends and UK based possible and riding sunbeams published on the 1st September 2021 का कहना है कि जो अभी इंडियन रेलवे ने अपना टारगेट बनाया है जीरो एमिशन का, है ना, वो पॉसिबल है यदि वो कोशिश करते हो, और यदि ये कोशिश करते हैं तो काफी कुछ सेविंग हो सकता है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा, इतना ही नहीं तो एक मॉनेटरी सेविंग भी हो सकती है। देखो 2018-19 में इलेक्ट्रिसिटी, डीजल और कोल तीनों यूज करते हैं हमारे रेलवेज। इस तीनों का मिलकर कंट्रीब्यूशन यदि देखा जाए रेलवे का, तो रेलवे का फुटप्रिंट जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 4% है ऑफ टोटल इंडिया ग्रीन हाउस गैस एमिशन। 2018 में गवर्नमेंट अप्रूव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज बाय 2023 तक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, यानी फिर डीजल और कोल ये कम हो जाएगा। 2020 में रेलवे स्टेप अप इट्स टारगेट टू बिकम अ वर्ल्ड फर्स्ट नेट जीरो रेलवे बाय 2030। ये एम्बिशियस एम जो है, विजन रेलवे में रखा है। अब रेलवे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो फर्स्ट इट नीड टू कन्वर्ट ऑल डीजल ट्रैक्शंस इनटू इलेक्ट्रिक, पहले इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ जाएगा बाय 32%। रीजन बिहाइंड इट कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करेंगे, लेकिन इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम जनरेशन जो है ये थर्मल पावर से होता है, यानी कोल बेस से होता है। तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने में होगा। रेलवे ने इसलिए प्लान किया है, इट वांटेड टू इंस्टॉल 20 गीगावाट ऑफ अ सोलर, सभी ट्रैक्शन और नॉन ट्रैक्शन लोड के लिए बनाना चाहते हैं, और इसके लिए उसके पास काफी लैंड है ना। अभी अनयूज लैंड है 51,000 हेक्टर्स, वो ये यूज करना चाहते हैं। एक बार ये सोलर एस्टेब्लिश हो जाएगा तो ऑब्वियसली फ्यूचर में जो है this railway might be definitely achieving its target of a net zero emission। इसके लिए रेलवेज ने ज्वाइंट वेंचर रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी जो है वो तैयार कर ली है, जिसमें ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ये प्रोजेक्ट्स रन करने वाली है। देन द 10th क्वेश्चन, INS हंसा इज फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, नेवल हॉस्पिटल है, लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस है, या नेवल एयर स्टेशन है? आंसर इज अ डी, नेवल एयर स्टेशन। देख लेते न्यूज में क्यों आया है। ऑन द 6th, ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है डाबोलिम गोवा में। ये देखो यहां पे है वास्को डाबोलिम गोवा, है ना, पणजी के नजदीक है। अब 6th
September 2021 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर, हाईएस्ट ऑनर होता है मिलिट्री के लिए, है ना, प्रेसिडेंट्स कलर टू द इंडियन नेवल एविएशन एट अ सेरेमोनियल परेड हेल्ड इन INS हंसा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. इट्स हाईएस्ट ऑनर बेस्टोड ऑफ मिलिट्री यूनिट इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन, है ना. अब देखा जाए तो डाबोलिन जो है इट्स अ बिगेस्ट नेवल एयरबेस ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ा नेवल एयरबेस है. साथ में इसमें सिविल एनक्लेव भी है, एयरपोर्ट भी है, डाबोलिन एयरपोर्ट भी है, वो भी ये मैनेज करती है. सबसे पहले हंसा जो है वो 5 सितंबर 1961 जो है एट सुलूर नियर कोयम्बतूर तमिलनाडु यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है. खास बात है कि नेवल जो है इट वाज अ फर्स्ट आर्मी यूनिट जिसको 1951 में जो है पहला प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला था, जो हमारे ऑनरेबल राजेंद्र प्रसाद जी है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने नवाजा था. देन द 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द ZAPAD झापड़ 2021 इज नॉट करेक्ट. क्या करेक्ट नहीं है? ABCD देख लेते हैं, एग्जैक्टली आंसर देख लेते हैं. बी, ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बोला है. ध्यान में रखो, ऐसे क्वेश्चंस जब रहते हैं थोड़ा सा फोकस कर लेना है, नहीं तो हम करेक्ट ही देखते रहते हैं. तो बी नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ मिलिट्री डेवलपमेंट फॉर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये आंसर नहीं है. तो क्या है, पढ़ लेते हैं. थिएटर लेवल एक्सरसाइज ऑफ रशियन आर्म फोर्सेस, नागा बटालियन जो है इंडियन आर्मी के, ये पार्टिसिपेट कर दिया है इस बार. चाइना और पाकिस्तान ये ऑब्जर्वर कंट्रीज है ना. अब इंडिया ऑब्जर्वर नहीं है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो इंडिया पार्टिसिपेंट कंट्रीज है. देखो कहां पे हुआ है, हेल्ड एट निजनी रशिया 6 to 16 सितंबर 2021. टोटल 17 कंट्रीज यहां पे इनवाइट हो गई है, 9 पार्टिसिपेंट कंट्रीज है और 8 ऑब्जर्वर कंट्रीज है. ये देखो 9 पार्टिसिपेंट कंट्रीज है, मंगोलिया है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रशिया, इंडिया और बेलारूस. देखो इंडिया अकेला यहां पे दिखता है, बाकी सब ऊपर की कंट्रीज है. 8 ऑब्जर्वर्स है जहां पे चाइना, पाकिस्तान, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका, ये एरिया, यानी ये इतना एरिया जो है ये एरिया यहां पे दिखता है. एम क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ दिस मिलिट्री एक्सरसाइज? ऑपरेशंस अगेंस्ट द टेररिस्ट. अब ये इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंटली, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो इसलिए ये भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. एम टू एनहांस द मिलिटरी एंड स्ट्रेटेजिक टाइज अमंग्स द पार्टिसिपेटिंग नेशंस व्हाइल दे प्लान एंड एग्जीक्यूट दिस एक्सरसाइज. जब भी टेररिस्ट ऑपरेशंस होंगे, कुछ होंगे, तो उसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज है. Then the 12th question, recently snow leopard is declared as a state animal by the Union Territory of Ladakh. In the red list of IUCN, it categorized as, कौन सी कैटेगरी है? So category is a vulnerable. ये सभी कैटेगरी है दोस्तों, ध्यान में रखो. All these are categories of IUCN, रेड लिस्ट डिक्लेयर करते हैं. तो यहां पे इसका टाइटल है vulnerable, ध्यान में रखना. हाँ, देखा जाए तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पैंथर यूनिका है, और सारी दुनिया में जो है इसकी तादाद कम हो रही है, और इसलिए ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है. देन द 13th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द दीपर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. 1 रामसार साइट है, 2 सिचुएटेड इन द ब्रह्मपुत्र वैली. सो आंसर इज अ सी, बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ग्रीन एक्टिविस्ट जो है न्यूज में, इसलिए ग्रीन एक्टिविस्ट जो है आसाम के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन निकाल दिया और एक्सटेंड भी कर दिया. इको सेंसिटिव जोन 25 अगस्त 2021 को डिक्लेयर कर दिया गया और एक्सपांड भी कर दिया गया. एक टोटल देखो 150 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, जो बिल्कुल जो गुवाहाटी है वो गुवाहाटी के नजदीक है. ये देखो गुवाहाटी के नजदीक है. अब ये सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, ये सॉल्यूशन नहीं, लेकिन यहां पे देखा जाए तो वहां पे डंपिंग यार्ड है, गार्बेज है ये वेटलैंड के पास, और उसी की वजह से जो है माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह उनको इश्यूज आते हैं, और ये गार्बेज का काफी कुछ जो है इको असर गिर रहा है, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बहुत गलत गिर रहे, इसलिए ये न्यूज में है. देन
The 14th question, consider the following statements with regard to the proposed finance bill 2021 for provident funds. First, none of the public provident fund PPF can attract the principle of exempt tax exempt. Second, principle of exempt tax exempt apply to all, देखो वर्ड, all government provident funds. आंसर देख लेते हैं. Answer is A, only one is correct. Only one is correct. None of the public provident fund can attract the principle of exempt tax exempt. देख लेते क्या है इशू. सो दोस्तों रिसेंटली ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो भी एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन रहेगा प्रोविडेंट फंड में वो 31 मार्च 2001 के बाद का है ना, उसके बाद का है ना, वो टैक्सेबल रहेगा फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021. और जो एम्प्लॉयज का एनुअल कंट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख के ऊपर यदि रहता है तो इट विल बी टैक्सेबल फॉर द सेक ऑफ, इट इज फॉर द सेक ऑफ पीपीएफ है ना. और फॉर द जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, ये सिर्फ एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन रहता है. और पीपीएफ में क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है. तो उन्होंने कहा कि जहां पे पीपीएफ है वहां पे लिमिट है 2.5 लाख, वहां तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा. और जीपीएफ जो है दोस्तों इस पर 5 लाख का सीलिंग कर दिया, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद टैक्स लगेगा. अभी जो कैसा है थोड़ा सा कि भाई ये पीपीएफ जो है इसकी लिमिट ही रखी है 2.5 लाख की पर एनम. अब ये करंटली ये लिमिट है तो ये तो पहले लिमिट बढ़ानी पड़ेगी तभी जाके ये जो रूल है 2.5 लाख का ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये कोई नोटिफिकेशन काम का नहीं है. रहा जीपीएफ का सवाल, गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनका 5 लाख का कंट्रीब्यूशन. अभी देखो दोस्तों रूल कैसा है, रूल ऐसा है कि हम जो है मिनिमम 10% ऑफ बेसिक, जो सिविल सर्वेंट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका बेसिक पे का 10% उसको जीपीएफ में डालना पड़ता है मिनिमम. और मैक्सिमम जो है वो भी लिमिट है, मैक्सिमम उसका जो बेसिक पे है बेसिक पे तक ही वो डाल सकता है, ज्यादा नहीं है ना. अभी ये पकड़ लो कि एक बंदे का जो है बेसिक सपोज टू बी पकड़ लो, एक नॉर्मली आप देखो जाए तो जो हायर एलिट ऑफिसर्स है यानी जिनकी रैंक अच्छी है ना, वही जो है यदि पूरा का पूरा वो बेसिक वगैरह डालते हैं तो 5 लाख के ऊपर जा सकता है. मेजॉरिटी यानी कोई बाबू तो इसमें आता नहीं नेटवर्क में, ना जो लोअर लैडर का ऑफिसर है वो भी नहीं आता, क्योंकि उसका यदि पूरा बेसिक डाल दे तो खाएगा क्या, है ना, वो तो इश्यू है, बराबर है. और साथ में यदि 10% यदि पकड़ लिया जाए तो इवन हम यदि कोई क्लास 1 ऑफिसर्स भी पकड़ते हैं तो हार्डली उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो अराउंड 10,000 होता है, 10,000 पर महीने का, यानी हार्डली 1 लाख से 1.5 लाख का जो उसका रेंज रहता है उसके ऊपर नहीं रहता. तो सिर्फ जो सेक्रेटरी वगैरह रैंक के लोग हैं इनका ही ये नेट में आ सकता है. तो गिने चुने हैं, कितने आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स है गिने चुने है ना. तो ये जो नोटिफिकेशन इसमें कोई दम ज्यादा नहीं लगता. Then the 15th question, which country is beginning to construct a smart city as a new administrative capital with all high tech facilities? आंसर देख लेते हैं. आंसर इज अ बी, इजिप्ट जो है एक नई सिटी बना रहा है, एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना रहा है. ये जो है 45 किलोमीटर्स फ्रॉम द कायरो नाइल रिवर पर है और उससे 45 किलोमीटर्स दूर ये बनाया जा रहा है. सभी हाईटेक फैसिलिटी होंगी, सब सिक्योरिटी होंगी, सिंगल ऐप से सभी ट्रांजैक्शंस किया जाएगा. अल्टीमेट एम है कि जो वेस्टेज है वो कम हो जाए, लोगों का अपने कंजम्पशन पर फोकस रहे, उसका वॉच रहे ताकि अननेसेसरी वेस्टेज ना हो. तो इट्स अ मैटर ऑफ सेविंग भी हो सकता है. और इस टाइप की जो है अराउंड 14 सिटीज जो है ये इजिप्ट बना रहा है. अब व्हाट इज द लार्ज क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म है कि भाई देखा जाए तो इजिप्ट इज वन ऑफ द पुअर कंट्रीज है ना, गरीब है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द बीपीएल.
तो ये किस लिए बनाया जा रहा है? तो ऑब्वियसली इट्स फॉर द रिच एलिट लोगों के लिए, ऐश करने के लिए बनाया गया है, बाकी कुछ इसकी यूटिलिटी नहीं हो सकती, ऐसा है। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि देयर इज अ कंजेशन इन द कायरो में काफी कंजेशन हो गया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है अच्छे लेवल पर कैपिटल होनी चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, इफिशियंसी है और रहनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। देन द 16th क्वेश्चन, MU, a SARS-CoV-2 variant first found in January 2021 in कहां पे पाया गया? तो ये पाया गया कोलंबिया में, पहली बार पाया गया है ना। MU जो है ये अपना एक वेरिएंट है, 5 वेरिएंट में से एक वेरिएंट है। देखो साइंटिफिक नेम है इसका B.1.621 है ना। मैक्सिमम प्रिवेलेंस ये कोलंबिया में है, इक्वाडोर में थोड़ा बहुत है, बाकी जगह भी है लेकिन छुटपुट है, यूके, यूरोप, यूएसए, हांगकांग, इसमें छुटपुट है। लेकिन कंसर्न रखा है WHO ने और वॉच लिस्ट में इसको डाल दिया है एंड डिक्लेयर्ड इट एज अ 5th वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट, है ना, यानी इस पर एक वॉच रखेगी अभी, और इसी वजह से ज्यादा नंबर ना बढ़े इसके लिए कोशिश की जाएगी। टोटल 5 वेरिएंट्स है दोस्तों, देखो ईटा है, लोटा है, कप्पा है, लामडा है, MU है ना। इसका साइंटिफिक नेम भी हर एक का है, ध्यान में रखना आप, साइंटिफिक नेम्स आप याद रखो, हर एक के साइंटिफिक नेम्स है ना। मैक्सिमम देखो एक लामडा छोड़ा गया, लामडा का C है, C.37, बाकी का देखो BB है, तो थोड़ा सा कॉमन है, कभी बाउंस क्वेश्चन आ सकता है। कहां पे पाया गया है ये भी ध्यान में रखो, ईटा मल्टीपल कंट्रीज में पाया गया, लेकिन लोटा जो है USA में पाया गया पहली बार, कापा इंडिया में, लामडा पेरू में, और कोलंबिया में MU पाया गया। देन the 17th question, which of the following is or are conventions and not rules or constitutional provisions with regard to the post of a deputy speaker of a Lok Sabha? 1. Chairman of a budget committee of the secretariat. 2. Appointed as a chairman of the parliamentary committee if nominate or appointed a member of that committee. 3rd, post filled by a member of the opposition. Answer is a C, 2 and 3. 2 and 3 are conventions. 2 and 3 are conventions, and 1 is by default as a deputy chairman, a deputy speaker of a Lok Sabha. ध्यान में आया दोस्तों, ठीक है। देखो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है यूनियन गवर्नमेंट को, भाई कितने देर तक आप डिप्टी स्पीकर की कुर्सी खाली रखोगे, इट जस्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। कितने हैं, तो लास्ट 830 डेज से ये वैकेंट पड़ी है, 12th लोकसभा में तो पूरी खाली थी, ये गलत है भाई, ये तुरंत भर दिया जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा डिप्टी स्पीकर की जितने भी फंक्शंस है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन वगैरह, वो थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। देन द 18th क्वेश्चन, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC, first, super regulatory statutory body. Second, financial literacy is one of its responsibility. Third, finance ministers of all states are members. So answer is B, है ना, answer is a B, only 2, financial literacy is one of its responsibility. That means it is not a super regulatory statutory body. तो क्या है, yes it is a super regulatory body but it is not a statutory body, कोई कायदा बना नहीं है इसका, and there is nothing like a membership of the state, it is not a federal body, है ना, it is purely advisory एक टाइप की बॉडी है, काउंसिल है, जो सेंटर ने अपने हिसाब से बनाई है। देख लेते हैं, न्यूज में इसलिए आई है 24th मीटिंग हो गई है 3rd सितंबर 2021 में ऑन द वेरियस मैंडेट्स, जो इसके मैंडेट्स है कौन से है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, ये सब उसके मैंडेट है, ये फंक्शंस है, उसको करना है ना। फर्स्ट मीटिंग हो गई, ये साल की पहली मीटिंग है, ये फाइनेंशियल ईयर की। Last meeting was conducted on the 15th December 2021. It was established in 2010. 2010 में ये एस्टेब्लिश हो गई और इस पर थोड़ा सा बीच में ये भी था, माहौल बन गया था। दोस्तों ये माहौल इसलिए बन गया था
कि उसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो है सुपर बॉडी है, और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरबीआई वगैरह है, ये सोच रहे थे कि भाई हमको ये ओवरटेक कर डालेगी, लेकिन खैर ऐसा नहीं, इट्स अ डेलिबरेटिव बॉडी नॉट है, नहीं, ये थोड़ा सा एडवाइजरी बॉडी है। इसके मेंबर्स देखो कौन कौन है ना, आरबीआई के गवर्नर है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो है, चेयरमैन ऑफ सेबी, चेयरमैन ऑफ आईआरडीए, चेयरमैन ऑफ एफपीएफआरडीए, चेयरमैन ऑफ आईबीबीआई, ये सब इनके जो है मेंबर्स है। साथ में एडिशनल सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, ये इस कमिटी के काउंसिल के सेक्रेटरी है। चेयरमैन चाहे तो किसी और को भी बुला सकता है डिस्कशंस करने के लिए ये मीटिंग में। देन the 19th question, what is or are symptoms of the निफा वायरस इन्फेक्शन? निफा वायरस इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स हो सकते नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से? इन्फ्लेमेशन ऑफ अ ब्रेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। आंसर इज ए 1 एंड 2। ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है और हार्ट मसल्स का इन्फ्लेमेशन होता है, लीवर का लेना देना नहीं है। चलो देख लेते दोस्तों न्यूज में क्यों आया। न्यूज में इसलिए आया कि 5 सितंबर 2021 में एक 12 साल का बच्चा है कोझिकोडे, है ना, वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई है। 2018 में भी ये केरला में उभर के आया था, है ना। कुछ सिम्टम्स ऐसे रहते हैं जो 4 to 14 डेज में ये उभर के आते हैं। इनिशियली सिम्टम्स रहते हैं, फीवर है, हेडेक है, कफ है, सोर थ्रोट है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वोमिटिंग, है ना। सीवियर सिम्टम जो है वो है डिसओरिएंटेशन, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, सीजर्स, कोमा, ब्रेन स्वेलिंग जो एंसेफेलिटिस कहा जाता है, या इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल्स, है ना, मायोकार्डिटिस जो है ये कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो बैट है, फ्रूट बैट, इससे ये इन जनरल ट्रांसफर होता है, दैट इज इट इज अ नेचुरल रिजर्वायर बैट जो है। देखो ये इट इज अ जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस में इट ट्रांसमिट फ्रॉम द एनिमल टू द ह्यूमन, ह्यूमन में एनिमल से आता है, इसलिए इसे को जूनोटिक वायरस कहा जाता है ना। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। बैट जो है, फ्रूट बैट और फ्लाइंग पॉक्स ये नेचुरल रिजर्वायर है। ये नेचुरल रिजर्वायर से ये पिग, हॉर्स, शीप, गोट, कैट, डॉग्स इनके तरफ ट्रांसफर हो जाता है, और इनसे जो कंटामिनेटेड फूड वगैरह होता है इनके सलावा से इनका कांटेक्ट आ गया कि फिर हमारा जो है ह्यूमन बीइंग में वो ट्रांसफर होता है ना। पहली बार मलेशिया का जो विलेज है निफा विलेज में पहली बार ये डेथ हो गई, और उसी वजह से इसका नाम गिर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, कोल इंडिया इज द लीडिंग कोल माइनिंग corporation in India, contributing 80% of the domestic coal output, recently facing problems of delay in its mining project due to: first, delay in forest clearance; 2, issues of land possession; 3, issues related to rehabilitation and resettlement; 4th, issues of delay in the replacement of accident prone mining technology. Answer is C 1 2 3 1 2 3 तीनों है। फॉरेस्ट क्लियरेंस का प्रॉब्लम है, लैंड पोजीशन का प्रॉब्लम है, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के इश्यूज काफी बने हुए हैं। न्यूज में इसलिए आया है कि कोल इंडिया इज फेसिंग द डिले ऑफ 39 माइनिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इट्स टोटल 114 प्रोजेक्ट्स जो रन हो रहे, विच हैव अ कैपेसिटी ऑफ 836.48 मिलियन टन्स पर ईयर कैपेसिटी, which have a sanction capital of 1,19,580। देखो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसमें से 75 प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं, ऑन शेड्यूल चल रहा है, लेकिन 39 बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजंस दे आर बीइंग डिले, है ना। 9 प्रोजेक्ट जो है ये 2020-21 में कंप्लीट हो गए। सीएल ने टारगेट रखा है, इट एनविजेज्ड 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन इन द ईयर 2023-24 टू मीट द कोल डिमांड ऑफ द कंट्री। In the next question, 21, which of the following country recently unveiled its plan to lure foreigner talent, attract visitors and investment over the next decades by liberalizing stringent
residency rules aim to stimulate its economy? So answer is A, UAE. देख लेते हैं, देखो UAE नाउ मार्किंग इट्स 50th एनिवर्सरी और इसलिए डिक्लेयर कर दिया गया है ना, सीकिंग टू एक्सेलरेट इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म, काफी लिबरलाइज सोसाइटी ये हो रही है ना, एक पोस्ट पैंडेमिक में अपना एक चेहरा बनाना चाहती है कंट्री और इसलिए लिबरल बस्टलिंग ट्रेड एंड फाइनेंस अब बिल्डअप करना चाहती है. Government promised to infuse $13.6 billion into the economy in 2022 and $150 billion by 2030, है ना. फॉरेनर का फिलहाल में वीजा जो है इट्स टाइड टू द एम्प्लॉयमेंट, यानी बार बार रिन्यू करना पड़ता है. अभी नई कैटेगरीज ला ली, 2 न्यू वीजा कैटेगरीज ला ली, एक वीजा फॉर फ्रीलांसर और वीजा फॉर एंटरप्रेन्योर. इसमें काफी कुछ फैसिलिटीज यूएई देना चाहता है. Then the next question, 22nd, consider the following statements. Currently, T+3 settlement cycle prevail in trading on the Indian stock exchanges. Second, SEBI introduced T+1 settlement cycle with the option of a switchover to the prevailing settlement cycle subject to only after the 6 months lag. So which is correct statement? So answer is a B. Statement 2 is a correct. यानी सेबी ने T+1 सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया है लेकिन एक 6 मंथ का लैप्स तक ही वो स्विच ओवर करने की फैसिलिटी है. प्रिवेलिंग सेटलमेंट साइकिल, यानी प्रिवेलिंग सेटलमेंट साइकिल कौन सी है, तो ये बोलता है फर्स्ट आंसर इज अ रॉन्ग, मतलब प्रिवेलिंग सेटलमेंट साइकिल इज अ T+2. हम फिलहाल में T+2 सेटलमेंट साइकिल में है. सो दोस्तों करंटली हम T+2 में है. देखो कैसा होता है, एक देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है. यदि कोई ट्रेडिंग मंडे को होती है तो T+1 में दूसरे दिन यानी ट्यूसडे को जो है दूसरे दिन शाम तक खत्म होनी चाहिए, अपना कारोबार का जो वक्त होता है उसमें ही खत्म होनी चाहिए, यानी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, लेन देन पूरी होनी चाहिए. यानी किसी ने शेयर खरीदे है तो उसने अपना शेयरिंग का जो खरीदने वाला जो पैसा है जिसके पास से लिया उसके पास वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए उसके खाते में. दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन, कंप्लीट होना चाहिए. अब T+2 में कैसा है कि एक दिन का लैग मिल जाता है, यानी मंगलवार मिल जाता है और जो वेनेसडे है और वेनेसडे को वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ता है, सेटलमेंट करना पड़ता है ना. तो अब ये फैसिलिटी करने की वजह से क्या हो जाएगा, तो जो इश्यूज थे पहले एक जबरदस्त इशू था जो हर्षद मेहता के वक्त हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर ट्रेडिंग, है ना. ये एक सर्कुलर ट्रेडिंग का इशू हो गया था उस वक्त. यार ये जो धंधे है ना ब्रोकर्स वर्शिप में वगैरह, है ना, ये बंद हो सकते हैं. सर्कुलर ट्रेडिंग वगैरह हम कई वीडियो में देख लेंगे आराम से, ठीक है. अब ये जो है लिस्टेड कंपनी को जो है लिस्टेड शेयर्स को ये कर दिया गया है, स्टॉक एक्सचेंज को अलाउ किया गया है. यदि वो चाहता है कि स्विच ओवर हो जाए तो 6 मंथ का पहला लैग रहेगा, उसके बाद सब्सिक्वेंट जो है वो उसको प्रॉपरली एक मिनिमम सब्जेक्ट टू नोटिस पीरियड रहेगा 1 मंथ का, और तभी वो स्विच ओवर कर पाएंगे. देन the 23rd question, replacement of the card details with an alternative code which have unique for a combination of card, token requester and device to reduces the fraud that occur by sharing a card details like a card number, CVV, etc. called as, है ना, tokenization, combo linking, e-coding, single identification. Answer is A, टोकेनाइजेशन. देख लेते हैं क्या है. टोकेनाइजेशन जो है इन जनरल ये सिक्योरिटी देता है. आरबीआई ने अभी डायरेक्ट कर दिया है फ्रॉम द 1 जनवरी 2022 से ये लागू हो जाएगा. क्या होता है कि सभी जो ट्रांजैक्शन डाटा है वो ट्रांजैक्शन डाटा ये एक कार्ड होल्डर का जो है वो कोई मर्चेंट के पास कभी पड़ा रहता है, जैसे एयर टिकट निकालना है, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के अकाउंट रहते हैं और तुरंत उन्होंने बोल दिया कि कुछ ट्रांजैक्शंस करना है तो तुरंत जो है जो डाटा रखते थे उनके पास से हो जाता था. इससे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता था, इसलिए एक टोकन बेस्ड जो है फैसिलिटी ये जनरेट कर लिया है. टोकन बेस्ड फैसिलिटी की वजह से जो डाटा है अभी वो जो यूज करे मर्चेंट्स वगैरह उनके पास नहीं रहेगा, तो ये सिक्योरिटी एक एडिशनल सिक्योरिटी आ सकते, दैट इज अ टोकेनाइजेशन. देन but one question, 24th question, which of the following states have not a law to provide a reservation to the local people in the private sector job, है ना. झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या आसाम.
दोस्तों ये अभी रिजर्वेशन का काफी मुद्दा चल रहा है, तो ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है लेकिन रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो पूछ सकते हैं। देख लेते हैं आंसर। आंसर इज अ डी, आसाम में नहीं है लेकिन मतलब झारखंड, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में ये लॉ है। देखो झारखंड जो है, झारखंड असेंबली में 8 सितंबर 2021 में पास द झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट बिल 2021 है ना। इसके तहत 75 जो लोकल पीपल को प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन रहेगा। कौन से पोस्ट के लिए? जो पोस्ट मंथली सैलरी जो है 40,000 तक दे सकते हैं, है ना, वैसे जो पोस्ट है वो रिजर्व रहेंगी। तो ये सन ऑफ सॉइल जो है ना, काफी मस्त है। सन ऑफ सॉइल, सन ऑफ सॉइल, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। हर कोई चाहता है कि अपने बंदे जो है, जो यहाँ के रहवासी है, उनको सिक्योर करना चाहते हैं। ये सारी ग्लोबल फिनोमेना से लोकल फिनोमेना तक चल रहा है ना। ये सन ऑफ सॉइल का इशू चल रहा है। सो लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव्ड अ नेशनल फूड इमरजेंसी टू चेक आउट सोअरिंग फूड प्राइजेस एंड hoarding of essential by food mafias? Niger, Sri Lanka, Nepal, Tunisia. So answer is a B, श्रीलंका। श्रीलंका में फूड इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी गई है ना। श्रीलंका के पार्लियामेंट में 8 सितंबर 2021 को अप्रूव कर दिया गया है। श्रीलंका बड़ा फाइनेंशियल क्रंच में है, क्राइसिस में है। फॉरेन डेब्ट जबरदस्त हो गया, इतना फॉरेन डेब्ट हो गया है कि अभी वापस करना मुश्किल हो रहा है। क्यों? तो टूरिज्म फेल हो गई है आफ्टर द 2019 ईस्टर अटैक, और अभी पैंडेमिक का फटका तो है। टी और गारमेंट इंडस्ट्री भी पैंडेमिक की वजह से जबरदस्त बर्बादी के कतार पर है। जो रेमिटेंसेस थे वो ठीक ठाक थे 2020, लेकिन इसका इतना अमाउंट नहीं है कि ये जो फॉरेन डेब्ट है उसको कोप अप कर पाए। फॉरेक्स काफी कम हो गया है और इसी वजह से इंपोर्ट करने पा रहे। जो कैसा है कि सादा टूथब्रश जो है वो भी इंपोर्ट करना अभी श्रीलंका को मुश्किल हो गया है। सेंट्रल बैंक यूज द पंप प्राइमिंग इन द सेंस नए करेंसी है ना, 800 बिलियन की नई करेंसी प्रिंट कर दी थी। लेकिन इसका इशू क्या होता है? पंप प्राइमिंग का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हो गया भाई वहां पे, और प्रॉब्लम बढ़ गया। इन्फ्लेशन हो गया तो करेंसी डिवैल्यूड हो गई, डिवैल्यू हो गई तो फिर से इंपोर्ट कॉस्टली हो गया। तो काफी मुश्किल में अभी श्रीलंका है दोस्तों। So these are the 25 questions. I hope it will be, these are being benefited to the for your success in the UPSC prelim. So दोस्तों, all the best and thank you for watching this video.